नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम सीट पर सियासत में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस सीट पर सियासत पर बहस शुरू करने से पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। जी हां, हर मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर होगा, साबुन होगा, जो भी मतदान कर्मी हो या मतदाता हो वो मास्क पहन के जाएंगे। मतलब पूरी तरीके से जो नॉमिनेशन होता है वो नॉमिनेशन में अब आपको एसडीओ के यहाँ, मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा चुनाव में, एसडीओ, सिविल एसडीओ, अब उनके यहाँ भीड़ दिखाई नहीं देगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। मतलब ऑनलाइन ही आप नॉमिनेशन करिए, ऑनलाइन ही आप पैसा जमा करिए। तो जो एक चुनाव का एक माहौल रहता था पहले, वो माहौल देखने को नहीं मिला। एक दूसरे तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। मतलब वोटर और नेता के बीच के संवाद का जो एक तरीका था, कार्यकर्ताओं के बीच का जो एक संवाद का तरीका था, वो इस बार वो संवाद का तरीका नहीं रहेगा। सब कुछ वर्चुअली रहेगा। ये एक गाइडलाइन जारी हुआ है और इसी जो मुख्य विषय पर हम सीट को, सियासत को लेकर जो चर्चा करेंगे, उससे पहले इस गाइडलाइन को लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार सुकांत जी से हम समझना चाहेंगे कि बिहार के चुनाव में ये जो सर गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है कि सैनिटाइजर, साबुन, मास्क सभी मतदान केंद्रों पर रहेगा, सभी मतदान कर्मी उसमें एहतियात बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। इसके अलावा ऑनलाइन नॉमिनेशन भी ऑनलाइन होगा, आप पैसे भी ऑनलाइन जमा करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, बिहार जैसे राज्यों में जिस तरीके के मतदाता अपने या प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइन कितना मुश्किल होगा, या फिर इलेक्शन कमीशन को भी इस तरह के गाइडलाइन के सहारे चुनाव कराना कितना मुश्किल होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये तो एक विशिष्ट स्थिति है देश में या दुनिया भर में। कहिए, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो इसमें चुनाव हो रहा। हालांकि यह भी एक विडंबना है कि कम वोटर वाला विधान परिषद का चुनाव नहीं कराया गया कोरोना के कारण पैक्स का चुनाव नहीं कराया गया जिसमें कम वोटर होते हैं। लेकिन कोरोना की स्थिति में ही विधानसभा का चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें किसी विधानसभा क्षेत्र में अमूमन 3 लाख से कम वोटर नहीं होते हैं आमतौर पर। तो यह एक विडंबना या कहिए विसंगति ही है कि जहां कम वोटर हैं वहां हम नहीं करवा रहे हैं कि कोरोना फैलेगा, बीमारी फैलेगी, लोग मरेंगे। और जहां बहुत अधिक वोटर हैं, लाखों में हैं किसी हर क्षेत्र में, वहां हम करवा रहे हैं। तो ये मैंने उस दिन भी कहा था कि राजहट की यह भी एक लीला है, वो अलग बात हो गई। दूसरी बात, जो आप गाइडलाइंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो गाइडलाइंस तो जारी होना ही चाहिए। लेकिन यह अच्छी बात है कि आप सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रखेंगे, आप साबुन रखेंगे, लोगों को सुरक्षा देंगे और मास्क की व्यवस्था करेंगे। यह एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन सवाल दूसरी है बड़ी बात कि आपने कहा कि कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जहां 1000 से कम अधिक वोटर होंगे। लेकिन जो चुनाव का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कितने वोटर का हम मतदान करवा सकते हैं? पूरा जो एक दिन का है, तो एक वोटर को वोट कास्ट करने में मुझको नहीं लगता है कि 5 मिनट से कम समय लगता है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि जो 1000 वोटर है तो कितना लंबा वक्त लगेगा उसमें। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसको आप कतारबंदी कैसे करेंगे? क्या आपका पोलिंग बूथ जो है शहरी इलाकों में, विशेष करके अर्ध शहरी इलाकों में, उसका क्या कैंपस इतना बड़ा होता है कि 1000 आदमी, जैसे एक बूथ मान लीजिए कि एक स्कूल है, मिलेट स्कूल है, वहाँ पर 3-4 बूथ होते हैं। अब इतना बड़ा है कि 4 बूथ पर आप एक साथ 500 आदमी की कतारबंदी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कर सकते हैं क्या? अब कर सकते तो कैसे करेंगे? यह कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। तो खैर, लेकिन पहले ही मैंने कहा कि राजहट है अपना, ये हो रहा है, होने दीजिए। तो अच्छी चीज़ है गाइडेंस। पहली बार
ये हो रहा है यह भी अंदाज लगेगा। तीसरी बात जो इस मुतल्लिक मुझे कहनी है कि ऑनलाइन जो होगा तो ये इसने इस ऑनलाइन सिस्टम में अभी भी हम ग्रामीण भारत के लोग ऑनलाइन से बहुत अधिक ये नहीं सहवी नहीं हो सके हैं, उसके दोस्त नहीं बन सके हैं, उससे बहुत हमारा मानसिक उससे व्यापार जुड़ा नहीं है। तो चुनावों में एक चीज़ होगी कि उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। तो क्या लगता है कि ये इस चुनाव का कोई मतलब है जब जनता से नेताओं का संवाद ना हो? जो भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं जो रही हैं, वोट मांगने का जो एक तरीका रहा है वो भी आप नहीं कर सकते हैं, बड़ी रैली नहीं होंगे, छोटी छोटी व्यक्तिगत रूप से आप मतदाताओं से मिल सकते हैं। ये एक विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाताओं के पास पहुंचना संभव है क्या? और उसके बाद अगर कोई नेता हैं तो वो अगर वोट मांगने जाते हैं तो जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कितना कठिन होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट, जो कर्मचारी हैं उनका डिप्लॉयमेंट, बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये आप 2-3 दिन पहले भी आपसे बात हो रही थी, ये कश्मीर का चुनाव नहीं है कि वहाँ 1% 2% भी पोल हो जाए तो कोई बात नहीं है, वोटिंग हो गया। यहाँ पे है कि भाई मतदाताओं का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। अगर जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा बिहार में ट्रेंड देखिए 70%, 65%, 75%, 80% लोग वोट करते रहे हैं, रात के 9-9, 10-10 बजे तक लोग लाइन में लग के वोट करते रहे हैं। वो संभव है। और अगर संभव नहीं है, हर मतदाताओं को अपने मताधिकार का अगर समय उपलब्ध नहीं हो पाए तो फिर ऐसे लोकतंत्र का क्या मतलब रह पाएगा? देखिए, अगर आप एक तो जो आप बात कर रहे हैं यह बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये जनता की भागीदारी विहीन कश्मीर में जैसा चुनाव होता है, उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में होता है, उसी ढंग का होगा जहां वोट प्रतिशत बहुत कम होगा, जनता की भागीदारी कम होगी, रुचि कम होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सीमित हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन चूँकि हमारी संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता खो चुकी हैं, इसलिए आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये पुनर्विचार करेगी। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों को फैसला लेना है, उनमें मैं राजनेता अफसर सब की बात कर रहा हूँ, तो जिनको फैसला लेना होता है और जो एक आम जनता है, 80% 90% जो आबादी है, जो वोटर है, आम वोटर है, उसके पीछे संतोष जी बहुत बड़ी दूरी हो गई है। हमारी सोच अभी भी देखिए, बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बिहार के गाँव में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा है क्या? सरकारी स्कूलों में सुविधा है क्या? हम सोचे बगैर तय कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इसलिए ऐसा करेंगे। हमने तय किया है कि हमको ऑनलाइन करना है तो हम करना है। ये नहीं हम सोचते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, हम कैसे लोगों तक जाएंगे, कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, और जिन तक पहुंचने की हमारी ज़रूरत है वहां तक ये सुविधा है या नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं करता है। तो सत्ता का फैसला एक तरफा होता है, उसमें जनता की भावना का कोई कद्र नहीं है। आप अभी भी देखिए कि अनुमंडल स्तर पर अगर हम बात करें तो घंटों घंटों बैंक में लिंक फेल हो जाता है, नेट फैसिलिटी चली जाती है और लोग लाइन में लगे रह जाते हैं। ऑनलाइन मतलब बहुत सारे अनुमंडल ऐसे हैं जो अभी भी उस तरीके से विकसित नहीं है, जहाँ पे ऑनलाइन आप, ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन आप उम्मीदवार, अगर ये व्यवस्था हो कि पटना में रहें और आप बेनीपुर में जो सो जाके आप कर दें, ये एक बार इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये आप सही कह रहे हैं कि अच्छा, एक और इस बीच में आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का मूल्य गिरा है, क्या वाकई में आपको भी ये महसूस हो रहा है? बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, ये तो दिख रहा है। महसूस होने कहाँ, अब महसूस देखिए, अब बहुत सारी बात जो पहले महसूस होती थी अब दिखती हैं। तो दिख रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं, आप
जैसे आपने कहा अनुमंडल स्तर पर मतलब इंटरनेट की सुविधा भी बहुत सीमित है। मैं तो ये कहता हूँ बिहार में कम से कम 4-5 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहाँ 24 घंटा इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जैसे कि आप देख ले भभुआ, जैसे कि शिवहर, जैसे कि बांका, जैसे कि सुपौल, जैसे कि अररिया, इन जिलों में आप देखेंगे तो दिन दिन भर लिंक फेल रहता है बैंकों में या सरकारी कार्यालयों में। तो जब इन जिला मुख्यालयों की ये हालत है तो गांवों की क्या अवस्था होगी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जिन लोगों को काम करना है, जिन लोगों को फैसला लेना है, जिन लोगों को सुविधाएं मुहैया करवानी है, वो इतने कटे हुए हैं कि अपनी जो हम बैठे हुए हैं पटना में आपके स्टूडियो में या अपने घर में, तो हमको लगता है दुनिया यही है और इसी ढंग से सब जगह है ये सुविधा। चलिए अब हम सारी गड़बड़ी हो रही है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मूल खबर, जिन खबरों पर हम आज डिबेट करने जा रहे हैं, सीट पर सियासत, जी हाँ, सीट को लेकर क्या सियासत चल रही है उस पर आज फोकस है और उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों, किस परिस्थिति में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जहां बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं और उन सीटों पर आरजेडी से जो चुनाव जीते हैं वो विधायक लड़ने पहुंचे हैं, मतलब जदयू में शामिल हुए हैं। अभी तक जो 6 विधायक शामिल हुए हैं उसमें अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के परंपरागत सीटों से चुनाव जीत कर आए हैं और जीत कर आने के बाद आज जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई है, प्रदेश अध्यक्ष ने, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये बर्दाश्त हमें नहीं है, हम जहाँ से लड़ते आए हैं वहाँ से हम लड़ते रहेंगे। तो क्या चुनाव से पहले जो बातें आ रही थी सीटों को लेकर, उस सियासत की शुरुआत हो चुकी है? और अगर इस सियासत के सहारे चीज़ों को देखने की अगर हम कोशिश करें तो एनडीए गठबंधन के बीच क्या क्या संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं, चर्चा इसी पर करेंगे हम। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सीट पर सियासत की। देखिए, जदयू में जो भी विधायक, आरजेडी के विधायक शामिल हुए, 6 विधायक अभी तक शामिल हो चुके हैं और उन विधायकों के जदयू में शामिल होने के बाद आज पहली बार बीजेपी के तरफ से एक आधिकारिक बयान आया, मतलब प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया कि जो हमारा परंपरागत सीट है उन सीटों पर वो विधायक को लाएं, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन वो सीट हम नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की इस बात में कितना दम है ये तो अभी उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में कई स्तर पर बातचीत होती है, लेकिन ये चीज़ें खुलकर सामने आना ये एक बड़ी बात है। क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं, जैसे आप सासाराम की बात करिए, सासाराम में लगातार बीजेपी चुनाव लड़ रही, लालू के राज में भी बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़के जीतते रही है। उसी तरीके से अगर बात करें पालीगंज की बात करें, वहाँ भी स्थिति ऐसी ही रही है। बात करें आप केवटी की बात करें, जहाँ से अशोक यादव पिछली बार चुनाव हार गए थे, अभी सांसद है मधुबनी से, वो सीट वहाँ पे। और ये पिच, मतलब जो बीजेपी का एक पिच है, जिस पिच पर वो आसानी से खेलते हैं, उस पिच के अनुकूल वो पिच है। मतलब उनके पूरा वो फील्ड, वो उस कंस्टिट्यूंसी में पूरी तौर पर जिस आधार पे चुनाव वो लड़ने के आदी रहे, वो मिजाज वहाँ पे उस कंस्टिट्यूंसी में है और उस कंस्टिट्यूंसी के उस मिजाज का 2-3 आसपास के कंस्टिट्यूंसी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या वाकई में उस पिच को बीजेपी छोड़ देगी, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी के नेता जिस तरीके से बात कर रहे हैं अंतिम क्षण तक टिके रहेंगे नीतीश के सामने? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के सवाल पर चर्चा करने से पहले जरा इस सियासत को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा पहले इसको हम देखते हैं। का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरा काम है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को एक टेबल पर बैठाना, जिसका मैं बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ, सब संजय जायसवाल कहाँ बैठ चला है? यह जब सभा
समझौता तो दोनों को करना पड़ेगा, नॉट ओनली बीजेपी, जेडीयू को भी समझौता करना पड़ेगा, बीजेपी को भी करना पड़ सकता है। कुछ सीट तो ऐसे होते हैं, हर चुनाव में कुछ सीट होते हैं जिसमें समझौता करना पड़ता है। दोनों पार्टियों के, एनडीए के जो भी घटक के पार्टियां हैं उनकी थोड़ी मजबूरी भी होती है करना पड़ता है। तो उसे जेडीयू का भी जेडीयू अभी तो मतलब बातचीत नहीं ना, जेडीयू को भी समझौता करना पड़ सकता है कुछ सीटों पर, कि अपना बीजेपी को बहुत सारी सीट ऐसी भी हो सकती है जो बीजेपी के लिए जरूरी है लेना। ऐसे भी उनके सीनियर लीडर या मजबूत ये हैं जो ये कि हम लोग राजनीति केवल आवाज क्या गुम हो जा रहा है जी? बेहतर भारत संजय जायसवाल को फिर बात सुनाओ, क्या बोला? बनाना, तो उसके लिए अगर ऐसी परिस्थिति पड़ेगी तो हम उस पर बात करेंगे। और किसी के आने से ये कहाँ तय होता है कि हम वो सीट उनको देंगे ही, पार्टी में किसी को भी आना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मेरा काम है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को एक टेबल पर बैठाना, जिसका मैं बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहा हूं। धन्यवाद। यह जब समय आएगा तब फैसला होगा। भाजपा अपनी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को ही लाएगी। प्रलोभन देंगे भाई, आने वाले दिनों में और विधायक आ जाएंगे, सबको हम क्या प्रलोभन देके सबको हम सीट दे सकते हैं? सीट तो विधानसभा की 243 ही है ना। सब विधायक अपने हिसाब से आ रहे हैं क्योंकि उनको भी जनता को जवाब देना है। हम किसी को बुला नहीं रहे हैं, सब हमारी नीतियों में, हमारे नेता में विश्वास व्यक्त करके आ रहे हैं। अब तो ये राजद और कांग्रेस को देखना है, अगला नंबर कांग्रेस का, ये बता दूं आपको। सही से तालमेल है क्या? लोजपा का बयान आप सुन ही रहे हैं, लगातार सरकार में वो हैं। इसके बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि चिराग पासवान जी लगातार सरकार के नाकामियां जो है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बाढ़ का मामला हो या कोरोना का मामला हो, उस पर वार कर रहे हैं। ये तीनों गठबंधन में है, लोजपा भी है, बीजेपी ही है। तो ये निश्चित रूप से ये साफ जाहिर होता है। लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं कि इन लोगों को जो है कि जो जिस तरीका से चल रहा है वो बढ़िया नहीं चल रहा है। हमको ये निश्चित रूप से ये साबित करता है ये स्थिति को कि ये दो लोग अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों को विचार और व्यवहार जो है कि दोनों मिल नहीं रहा है। इन लोगों को प्रलोभन देकर अपने पार्टी में शामिल किए हैं कि आपको एमएलसी बना देंगे, तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन परंपरागत सीटें रही हैं वो बीजेपी की, तो हमको नहीं लगता कि बीजेपी वो सीट छोड़ेगी। अब तो उन लोगों का दल का मामला है, आपसी तालमेल कैसे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग गए हैं वो फंस गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मेरा काम है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को एक टेबल पर बैठाना, जिसका मैं बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहा हूं। धन्यवाद। यह जब समय आएगा तब फैसला होगा। भाजपा अपनी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को ही लाएगी। कि भाजपा अपनी सीटों पर भाजपा अपने ही उम्मीदवार को लड़ाएगी, लेकिन अभी असमंजस है। हम तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया हमने आपकी सुनाई कि अजय आलोक ने, जदयू ने तो साफ कर दिया कि हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, वो खुद आ रहे हैं और इस आधार पर आ रहे हैं, नीति और नेता की वजह से आ रहे हैं। उनको सीट विधायकी के लिए उनको उम्मीदवार बनाया जाए जहां से वो जीत के आए, कोई ज़रूरी नहीं है। संजय जायसवाल का भी बयान आपने सुना कि भाई ये जो भाजपा का सीट है उस सीट पर भाजपा ही चुनाव लड़ेगी, ये तय है। लेकिन संभावनाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ज्ञानू की भी बात आपने सुनी कि दोनों को एडजस्ट करना होगा, जदयू को भी और बीजेपी को भी, और एडजस्ट होना को लेकर भी ये चीज़ें चल रही। लेकिन सबसे पहले अभी जो कोशिश चल रही है, जैसे 71-72 सीटों के साथ जदयू में 6 और विधायक शामिल हुए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के भी कई विधायक शामिल हो सकते हैं, लेकिन तमाम विधायक शामिल हो रहे हैं इस उम्मीद से कि उन्हें टिकट मिलेगा या फिर जदयू उनको एडजस्ट करेगा। क्या ये 2010
के गठबंधन की तरह 2020 के गठबंधन में भी नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में उसी तरीके से दिखेंगे जिस तरीके से 2010 में वो दिखे थे। उन्होंने जो चाहा वही हुआ। जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे उन सीटों पर वो चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी के सीट पर भी वो अपने उम्मीदवारों को खड़े करते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर ऐसी स्थिति देखने को मिली है। लेकिन 2010 के बाद पहली बार दोनों घटक दल आमने सामने हैं और लगभग 10 वर्षों के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीती हुई सीट उन्हें दे रही है कि 50-50 हम लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी इसको लेकर अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन लगातार मिलन समारोह जिस तरीके से हो रहा है तो बीजेपी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं और जदयू बेफिक्र है कि भाई जो हमारे साथ आ रहे हैं उनकी दावेदारी सुनिश्चित होगी। इतना भरोसा नीतीश कुमार को भी है और नीतीश कुमार के साथ मिलने वाले जो विधायक हैं उनको भी है। इस भरोसा की वजह क्या है और क्या वाकई में 2010 की तरह नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं उनको बनाए रखने में, उनको वो सम्मान दिलाने में, मतलब टिकट दिलाने में कामयाब हो सकते हैं क्या? आज नीतीश कुमार उतनी मजबूती के साथ बीजेपी से वार्ता करने की स्थिति में है या नहीं है? बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुकांत जी मौजूद हैं। सुकांत जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जो सवाल कि 2010 का वो चुनाव देखिए और 2020, मतलब 10 वर्षों के बाद बीजेपी और जदयू साथ चुनाव लड़ने जा रही है। क्या 2015 के लोकसभा चुनाव में अलग लड़े, स्थिति क्या हुई सबको पता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में, फिर 2015 में एक नया गठबंधन बना और 2020 में एक नए गठबंधन के साथ, मतलब वो पुराने ही गठबंधन है के साथ वो चुनावी मैदान में आए और इस बार उनके साथ लोजपा भी है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, मिलन समारोह का जो दौर चल रहा है, कांग्रेस के भी कई विधायक हैं जो जदयू में आ सकते हैं, किसी भी समय उनकी एंट्री हो सकती है। क्या लगता है कि ये जिस भरोसे के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में ये विधायक मिल रहे हैं, उस स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी है? आज संजय जायसवाल ने कहा कि जो बीजेपी का सीट है वहाँ बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यह तय है। हालांकि संजय जायसवाल के बयान का वो मतलब नहीं है जब तक कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ इस तरीके के बयान सामने आते हैं। लेकिन पूरी सहजता के साथ जिस तरीके से 2010 में बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार कर रही थी, क्या आज बीजेपी उस तरीके से स्वीकार करने की स्थिति में है? संतोष जी, आपके सवाल के कई अंश हैं, कई हिस्से हैं। एक तो जो लोगों का मिलन समारोह हो रहा है, तो इसका एक सामान्य सा चुनाव के दिनों में ऐसा होता है। इसका सामान्य सा एक इसकी रणनीति ये है कि हम अपने दुश्मनों पर एक साइकोलॉजिकल हमला कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक हमला कर रहे हैं कि देखिए हम इतने मजबूत हैं या हमारी नीति इतनी अच्छी है कि आपके लोग मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तब गठबंधन में यह भी है कि हम अपने सहयोगी दलों पर भी एक असर छोड़ रहे हैं कि देखिए आपके पास नहीं जाके लोग मेरे पास आते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई जो है नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, मैं उनकी जनता दल यू लड़ रहा है कि वह एक साथ आरजेडी को भी या महागठबंधन को भी और अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को भी दबाव में ला रहा है। ये एक रणनीतिक लड़ाई है, इस ढंग से लड़ी जा रही है, उसी में लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, जो क्या जनता दल यू इतने लोग को एडजस्ट कर पाएगा या भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट छोड़ पाएगी, यह सवाल अभी भी बहुत, इसके बारे में उत्तर देना थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि 2010 में या 2010 में जो स्थिति नीतीश कुमार जी की थी एनडीए में, आज वो हालत नहीं है। निर्विवाद वो कमज़ोर हैं उस हालत से। और लेकिन वो हालत गेन करना चाहते हैं नीतीश जी कि वहाँ पर वो जाना चाहते हैं, 2010 की हालत में जाना चाहते हैं। इसीलिए पिछले 2-3 महीने से या उससे भी अधिक कहिए तो जनता दल यू के जो खास प्रवक्ता हैं, विशिष्ट जो उनके लोग हैं, वह यह कहते रहे हैं कि चुनाव 2010 के फार्मूले पर हो।
2010 का फार्मूले की चर्चा इसलिए भी होती है कि 2005 में दोनों में सीटों का जो बंटवारा हुआ था वह चेंज हो गया था, बदल गया था 2010 में। 2010 में 2005 की भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें जनता दल ने, लगभग मुझको जितना याद आ रहा है, 5 सीटें नीतीश कुमार जी ने अपने खाते में ले ली और भाजपा को वह मानना पड़ा था उसको। आज की तारीख में स्थिति वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक स्थिति में है और उसका लीडरशिप भी चेंज कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी वह नहीं है जो 2010 में था और राज्य नेतृत्व भी वह नहीं है जो 2010 में था। दोनों जगह अब एक नीतीश जी के प्रति आलोचनात्मक रवैया तो नहीं कहेंगे, लेकिन विश्लेषणात्मक रवैया है कि क्या हम सही कर रहे हैं, नीतीश जी को ये सीट, अधिक सीट देकर के क्या सही कर रहे हैं, यह सोचा जा रहा है। इसीलिए आपको भी जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी होगी कि अभी भी सीट में विधानसभा की सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों में बहुत अधिक विवाद चल रहा है कि हम बराबर सीट पर लड़ेंगे और जनता दल यू की यह डिमांड है कि हमको बड़े भाई का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये क्या होता है ये तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, जानते भी नहीं हैं। लेकिन यह बात ज़रूर है कि ज्ञानू जी का जो बयान है आपने सुनाया वह ज़्यादा समावेशी है कि भाई दोनों दलों को एक दूसरे को के लिए कुछ देना पड़ सकता है, कुछ लेना पड़ सकता है। आप कुछ छोड़िए, हम कुछ छोड़े, तब एक मिलन बिंदु बने। यह एक बहुत समावेशी बयान है और यही रणनीति होगी। कुछ सीटें ऐसी आ रही हैं जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने में कोई उज्र नहीं होगी, लेकिन जनता दल यू को कहीं छोड़ने में उज्र हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि तीसरी जो आपने बात की थी कि नीतीश जी की इस गठबंधन में एनडीए, बिहार एनडीए में यह एक परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जनता दल यू के लोग चुनाव लड़ते हैं। इसके उदाहरण आपको एक राणा गंगेश्वर थे, राम सूरत राय औराई के एमएलए हुआ करते थे, बीणा देवी हैं। तो ये सब जनता दल यू के लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत के आए, हारे, जो भी हुआ हो। ऐसे ये व्यवस्था हो सकती है, हो जाए और इस पर सहमति हो। लेकिन सीटों पर जहाँ तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अड़ा हुआ है और राज्य नेतृत्व का एक तबका जो बहुत ताकतवर है, वह तबका भी अड़ा हुआ कि लोकसभा चुनाव की तरह सीटों का बंटवारा बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो नीतीश जी के लिए परेशानी ज़्यादा होगी। जी, तो आपको लगता है कि चुनाव से पहले ही, मतलब चुनाव की घोषणा से पहले ही वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश बड़े भाई की भूमिका में हैं या नहीं है, या फिर बीजेपी बिहार में नीतीश के साथ ही दिखना चाहता है, यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, ये तो अभी भी स्पष्ट है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ दिखना चाहती है, उससे अलग नहीं होना चाहती है। लेकिन यह दिखना जो उसका है वह इस बार बहुत स्वाभिमान दिखना है। वह अपना स्वाभिमान खोकर नहीं दिखना चाहती है, इसीलिए वह अब तक अड़ी हुई है। और हमको लगता है कि यह जो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी की हैसियत बड़े भाई की होगी या बराबर की होगी, यह आपको चुनाव की घोषणा के पहले पता नहीं चलेगा। ये जो विधान परिषद राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेट होना है, विधान परिषद की सीट 12 सीट है, सीटों को लेकर भी कहीं कहीं अभी तक सहमति नहीं बनी है। लेकिन उस पर जो जीत है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 50-50, मतलब 12 में 6 सीट जदयू ले, 6 सीट बीजेपी ले और उसमें से 1 सीट वो लोजपा को दे। अगर ये स्थिति बनती है, जिसके लिए जदयू तैयार है, जदयू 7-5 के फॉर्मूले पर तैयार है, तो लगता है कि पहला और 25 तारीख को तमाम बीजेपी के बड़े जो लीडर हैं वो आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं, जेपी नड्डा आने वाले हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस आने वाले हैं, सौदान सिंह आने वाले हैं, भूपेंद्र यादव आने वाले हैं।
तमाम जो बड़े नेता बिहार के जो प्रभारी हैं सारे लोग आने वाले हैं और उनकी नीतीश से मुलाकात होनी तय है। तो क्या लगता है कि 25 तारीख के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी या फिर अभी कसमकस चलता रहेगा? मेरा अपना अनुभव कहता है कि कसमकस अभी चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं होने जा रहा है, क्योंकि न नीतीश जी इतनी जल्दी मानने वाले हैं और न बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व इतनी जल्दी झुकने वाला है। इसलिए यह अभी चलेगा। लेकिन जो विधान परिषद का है, आपको मैं यह याद दिला दूं कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के कई एमएलसी को अपने मिलाया। तो इसका जो नीतीश कुमार जी का एक उद्देश्य था वह उससे पूरा होता है। नीतीश जी विधान परिषद में, चूँकि वो विधानसभा में बड़े दल हैं और विधान परिषद में भी बड़ा दल होना चाहते हैं, अगर जो हुआ था चुनाव, जो पदें खाली हुई हैं 9 मई को, उसके बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ताकत उनसे कुछ बड़ी हो गई है। तो इसको वह निष्प्रभावी बनाने के लिए चाहते हैं कि हमारी ताकत बढ़े। तो और यह नॉमिनेशन में देरी हो रहा है, मनोनयन में, तो उन्होंने आरजेडी के लोगों को तोड़ करके अपने साथ मिलाया। अच्छा किया, उनकी संख्या बढ़ गई, तो वह उद्देश्य वो उनका पूरा हो गया, एक उद्देश्य। और मनोनयन का अगर काम पूरा होता है तो वह दूसरा यह उद्देश्य और पुख्ता हो जाएगा। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि मनोनयन अब चुनाव तक के लिए शायद टल गया। ये आपको लग रहा है कि टल गया? अभी तक मुझको लग रहा है, ये संकेत अभी तक मिल रहे हैं कि मनोनयन, क्योंकि 25 तारीख तक तो फैसला नहीं होने जा रहा है और 15 सितंबर तक चुनाव की तिथि, अगर चुनाव समय पर होना है तो चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी, तब फिर मनोनयन नहीं हो पाएगा। तो मनोनयन के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है अब। तो और मनोनयन नहीं होता है तो मतलब चुनाव के बाद होगा तो कुछ न कुछ चीज़ें सामने आएंगी। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सीट को लेकर जो सियासत चल रही है और एक दूसरे के सीटों पर जो दावेदारी पेश करने की जो कोशिश चल रही है, उसके पीछे की रणनीति क्या है। जदयू जिस तरीके से भाजपा के परंपरागत सीटों पर जहां से वो चुनाव जीती रही है, वो लालू और नीतीश के गठबंधन में वो चुनाव सीटें वो हार गई बीजेपी, लेकिन वो सीट उनका परंपरागत सीट रहा है। उन सीटों को लेकर जो अभी सियासत चल रही है कि आरजेडी से जो भी लोग आ रहे हैं, अधिकांश वैसे ही सीट से वो विधायक हैं जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में रहती आ रही है। तो क्या इस मिलन समारोह के सहारे नीतीश कुमार किस तरीके की सियासत को साधना चाहती है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीट पर सियासत। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें अब दिखने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है इलेक्शन को लेकर और अब ये कयास लगाए जा सकते हैं कि चुनाव होगा, फिर भी कयास ही लगाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि ये जिस गाइडलाइन के सहारे इलेक्शन कमीशन चुनाव कराना चाहती है, उस गाइडलाइन को बनाए रखना कितना मुश्किल है ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी सही है, सुकांत जी ने कहा कि राज हट है तो है। चलिए, लेकिन सीट पर जो सियासत चल रही है उसको लेकर हमारे साथ अशोक मिश्रा जी, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और आने वाले समय में भी जो कांग्रेस के विधायक जदयू का दामन थामने वाले हैं, उनमें अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो शहरी सीट से जीत कर आए हैं और वो भी बीजेपी के परंपरागत सीटों में से एक रहा है। ये अलग बात है कि लालू यादव से गठबंधन के बाद उन सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे और भाजपा की हार हो गई थी और जो ये चीज़ें जारी रहेंगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी इस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी जीती हुई सीट जदयू के लिए उन्होंने छोड़ दिया, विधानसभा में भी कमोबेश स्थिति वैसे ही दिख रही है, तो आपको लगता है कि आज की बीजेपी
विधानसभा चुनाव में इतने कंप्रोमाइज करने की स्थिति में है? देखिए संतोष जी, आपने जो कहा है उसमें एक बात देखने को है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो समूचे देश में माहौल बना था और खास करके बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियों का माहौल था, उसको लेकर के इसको लेकर के बीजेपी बैकफुट पर थी और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। पुलवामा की घटना अगर नहीं होती तो शायद बीजेपी को वह जीत हासिल नहीं हो पाती जो जीत हासिल हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने समझौता किया था और उस समय बीजेपी दबाव में थी। अभी नीतीश कुमार दबाव में, और यही वजह है कि नीतीश कुमार के दबाव को देखते हुए बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे किया है। अब अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी के साथ जब समझौता हुआ था जदयू का, तो जदयू ने जो आरजेडी को सीट दी थी, इसके अलावे 43 में 42 सीटें जो कांग्रेस को दी गई थी, उसमें अधिकांश कैंडिडेट नीतीश कुमार के थे, जदयू के थे। और इसके पीछे वजह यही थी कि जो चुनाव परिणाम होंगे तो उसके बाद की जो स्थिति होगी तो हर स्थिति में लालू प्रसाद यादव से मजबूत स्थिति जदयू की होनी चाहिए। और इसी का नतीजा रहा कि अधिक सीटें आने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव दावा नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे वो नीतीश कुमार के साथ थे और अंततः नीतीश कुमार को नेता मानना ही पड़ा। हालांकि लालू प्रसाद बार बार बोलते थे कि हमने जो कमिटमेंट किया है उसी का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बात नहीं थी। संख्या बल के आधार पर भी नीतीश कुमार का हाथ ऊपर था और वो बड़े भाई की भूमिका में थे। ठीक उसी तरह इस विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। एनडीए में जो गए तो रामविलास जी को उन्होंने पूरी तवज्जो दी, उनके भाई को मंत्री बनाया, उनको एमएलसी बनाया और इस बात की पूरी ताकीद रखी गई कि रामविलास पासवान नाराज न हो, रामविलास पासवान हर समय हमारे साथ हो। लेकिन लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद रामविलास पासवान का जो नजरिया रहा, इसको देख करके नीतीश ने एक सधी हुई चाल चली है और उसको लेकर के चिराग पासवान और रामविलास पासवान अभी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि जो प्रयोग नीतीश कुमार ने किया है पिछले विधानसभा चुनाव में, वही प्रयोग अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान को साथ में लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने 42 सीटें दी थी कांग्रेस को, ठीक उसी तरह से 42 सीटें यानी कि 6 लोकसभा सीटों पर एलजेपी चुनाव जीती है और हर लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो 7 गुने 6 42 सीटें बनती हैं लोजपा की। और चिराग पासवान बार बार ये दावा भी करते हैं तो ये 42 सीटें लोजपा को मिलनी चाहिए और इसमें से अधिकांश जो कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का होगा। तो बीजेपी चाहती है कि सीटों का बंटवारा बराबर हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार न होकर के हम रहे। ठीक इसके विपरीत नीतीश कुमार ने देखा है कि चिराग पासवान और रामविलास जब बीजेपी के खेमे में चले गए, उनकी गोद में चली गई पूरी तरह, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश ने एक फिर सधी हुई चाल चली है और आरजेडी के जो विधायक हैं उन विधायकों को उन्होंने तोड़ना शुरू किया है और जो परंपरागत सीटें हैं बीजेपी की वहाँ के ही विधायक आ रहे हैं। आप फराज फातमी को आप ले लीजिए, आप प्रेमा चौधरी को ले लीजिए, आप परसा से चंद्रिका राय को ले लीजिए या फिर महेंद्र यादव को ले लीजिए, तो जो सीटें हैं वहाँ पे बीजेपी ही चुनाव लड़ी है, वहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के जो दावे की सीटें हैं उसको ये अपनी झोली में ला रहे हैं और सीटिंग विधायक के नाम पे ये चाहते हैं कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो हमको मिले, मतलब जो जीता हुआ उम्मीदवार है तो सीटिंग विधायक के नाम पर जदयू को वो सीटें मिले। तो अगर बराबर का भी होता है तो 100 सीटें जो परंपरागत सीटें जदयू की वो तो मिलेंगे ही, और जो ये विधायक आ रहे हैं तो वो विधायकों की सीटिंग सीट भी जदयू को मिले और फिर जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहे। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो सीटें मिल रही है हम इस वजह से मिल रही है कि हम वहाँ पर जीते हुए हैं या जो लोग जीते हैं वो अभी हमारे साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार दबाव बनाना चाहते हैं रामविलास पासवान और बीजेपी पर भी, और बीजेपी भी रामविलास पासवान के बहाने नीतीश पर दबाव बनाना चाहती है। आप देख लीजिए जो बीजेपी जहां बहुत कम वोटों से आ रही है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ होने के बावजूद भी वोटों का अगर आप मार्जिन देखिए तो फराज फातमी का हो या फिर जयवर्धन यादव का हो या फिर परसा का हो, तो वहाँ परसा अब राजीव प्रताप रूढ़ी का क्षेत्र है, लालू प्रसाद यादव का क्षेत्र है, तो राजीव प्रताप रूढ़ी का भी है, बीजेपी का परंपरागत है उस जिला में, लगातार बीजेपी वहाँ से जीतती आ रही है। वैसी परिस्थिति में बीजेपी को दबाव बनाने के लिए नीतीश ने ये चाल चली है और लोजपा के मार्फत बीजेपी चाल चल रही है। अब दोनों में से कौन भारी पड़ता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है
कि नीतीश कुमार अभी दुल्हा है, बारात बीजेपी है और नीतीश कुमार को ही समझौता करना पड़ा है। बीजेपी को पड़ेगा क्योंकि बीजेपी इस बार फ्रंट पर नहीं है, तो बीजेपी दबाव बनाएगी और नीतीश कुमार को सशर्त मानना पड़ेगा क्योंकि नीतीश के पास भी अब कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें अब नीतीश कुमार को भी बीजेपी छोड़ के एनडीए छोड़ करके जाने की स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन बार्गेनिंग होगा, दबाव की राजनीति बनेगी। नीतीश कुमार इसमें माहिर है और इसमें वो दबाव बनाएंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कितना रुचि लेता है, क्योंकि राज्य में बीजेपी का कोई भी ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जो नीतीश कुमार के सामने आमने सामने बैठ करके बात कर सके, दबाव बना सके और अधिक से अधिक सीटें ले सके। आप तो देख सकते हैं कि 2 लोकसभा सीटों पर जीतने वाला नेता तो हम बराबर मतलब उन्होंने लिया सीट और जीत करके उन्होंने दिखाया। तो नीतीश बताएंगे कि हम जीतने के लायक हैं, अभी भी हमारा प्रभाव कम नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ बीजेपी यह दबाव बनाएगी कि 6 सीटें जिस तरह से रामविलास पासवान ने जीती है लोकसभा चुनाव में, इसलिए उनको भी उसका हक मिलना चाहिए और इसी हक को लेकर के रामविलास पासवान के साथ बीजेपी है। बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान बोल रहे हैं और इसी को लेकर के नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह है कि नीतीश क्या दबाव बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए कि जो नीतीश कुमार के यहाँ विधायक मिल रहे हैं, आप इतना ध्यान दे रखिए कि वो विधायक जो है सो बीजेपी के परंपरागत नहीं है जाति के, वो सब विरोधी में यादव आ रहे हैं। आप 6 विधायकों का आप देख लीजिए, एक कुशवाहा है उसमें, एक यादव है, 2 यादव हो गए, जयवर्धन यादव को ले लीजिए और चंद्रिका राय को ले लीजिए तो 2 हो गए, एक महेश्वर यादव पहले से है तो 3 यादव। ये जो वोट का समीकरण है और वोट बैंक जो है वो आरजेडी का है। फिर अल्पसंख्यक में है फराज फातमी है, फिर प्रेमा चौधरी है तो वो आई हैं तो वो भी निश्चित रूप से आरजेडी की विधायिका थी और वो आरजेडी का वहाँ बेस वोट है। तो जो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को ही नीतीश अपने खेमे में ला रहे हैं, उसी समीकरण को अपने खेमे में ला रहे हैं ताकि बीजेपी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि यह परंपरागत सीट हमारी है भी, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर वह सीट नहीं बैठता है, वह जदयू का सीट बैठता है। और जदयू में जो ये नेता जाने वाले हैं वो भी सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं और उनको जदयू में रहे आरजेडी में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज वजह से नीतीश कुमार सधी हुई चाल चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल और परसों 2 दिन जो बीजेपी की बैठक है उसमें क्या मंथन होता है और उसके बाद बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, एक सुर में सारी चीजों को उन्होंने रख दिया है। सुकांत जी, आप अशोक जी को सुन रहे होंगे, एक बात इन्होंने कही है कि जो सामाजिक समीकरण है उस समीकरण के तहत बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ेगा, समझौता करनी पड़ेगी। और नीतीश जैसे लोकसभा चुनाव में मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में उन्होंने उस सीट पर दावेदारी पेश की थी और वो सीट जीत कर, एक किशनगंज को छोड़ दें तो सारी सीटें वो जीत कर आए। तो ये जो दावेदारी उनकी है, जो जिस और अशोक जी इशारा कर रहे थे, तो एक उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर हैं वो वोटर अंततः लालू के यादव को लेकर इस तरीके से उनके अंदर में दुराग्रह है या पूर्वाग्रह है या यूं कहें कि उनके खिलाफ जितना उनके अंदर में गुस्सा है, उस गुस्से की वजह से वो वोट एंटी खेमे में शिफ्ट नहीं हो सकती है, ये भरोसा है। और उसी भरोसे के तहत पिछले 15 वर्षों से ये प्रयोग सफल होता आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी वो स्थिति कंटिन्यू करेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण अशोक जी की आवाज़ मैं नहीं सुन सका। खैर, लेकिन आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के एक मतदाताओं के एक पूरे समूह में नीतीश और लालू को लेकर के 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं और दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। लालू यादव के प्रति अभी भी बहुत अधिक आक्रोश लोगों में है, या यह कहिए कि घृणा का भाव भी है, इस ढंग से आप कह सकते हैं। या इसको मैं वोटरों या राजनीति का जातीयकरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ। अगर यह बात नहीं है तो नीतीश जी दूसरी किसी और बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। वह उन्होंने कहा कि हमने सड़कें बनाई, ठीक है, नहीं टूट रही हैं, यह भी आप मानिए। पटना में सड़क धंस गई, कैसे धंसी, क्या धंसा, कैसे कितना पैसा बर्बाद हुआ, ये बिहार की जनता को मालूम नहीं है किसी को। तो एक कहिए कि एक
नकारात्मक, मैंने पहले भी कहा था कि नकारात्मक प्रचार जो है वो अपने रंग में है। खैर वो अलग चीज़ होगी। लालू प्रसाद ने बहुत सारी गलतियां की, 15 साल हो रहे हैं और नीतीश जी भी चाहते हैं कि और 15 साल ला के ऐसी और बहुत सारी गलतियां करें तो करें, उसमें कोई बात नहीं। वोटर को पसंद है तो पसंद है, लेकिन वह स्थिति आज की तारीख में वह नहीं है। आज आप गाँवों में जाइएगा तो आप देखिएगा कि कोरोना को लेकर के जो एक स्थिति है वह लोग मानता है कि नीतीश कुमार जी ने से अधिक मोदी ने किया, तो मोदी का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और अगर यह बात थी तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था या 2015 का विधानसभा चुनाव था, उसमें नीतीश जी कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सके। यह बात सही है कि 2015 में वह भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीट के मालिक बने, लेकिन वह करिश्मा नहीं कर सके कि लालू प्रसाद से अधिक सीट वो ले सकें। तीसरी बात यह मैं कहूँगा कि जो बिहार में जो हालात हैं, शिक्षा के हालात, स्वास्थ्य के हालात, आम जीवन के हालात, तो वह एक धीरे धीरे स्टैग्नेशन का स्थिति है और एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर रही है। इसमें यह बात सही है कि उनका वोटर जो है नीतीश जी का, या वोटरों का जो अगर जातीय अर्थों में बात करें तो ऊंची जाति के वोटर जो हैं वह नीतीश जी को ही वोट करेंगे, करते रहे हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग घर में बैठ जाएं, वोट पोलिंग बूथ पर उस ढंग से न जाएं। लेकिन इसके विपरीत लालू प्रसाद के आज के जो वोटर हैं वह ज़्यादा मिलिटेंट हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा एकजुट हैं। इसका भी तो असर पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक मैक्सिफ्ट वर्ल्ड बना करके आप कोई तय नहीं कर सकते क्या होगा। यह एक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी इस हालत को समझ रही है। वह नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ना चाहते, यह बात सही है। वह यह चाहती है कि एक समाजवादी चेहरा, मजबूत समाजवादी चेहरा उसके साथ है, और वह दिखाने के लिए काफ़ी है भारतीय जनता पार्टियों की मेरे साथ ये भी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सरेंडर करती रहेगी। जी अच्छा, एक और सवाल, जो प्रचार अभियान का माध्यम जो रहेगा, जिस तरीके से प्रचार होगा, नेता जो रैली होती थी वो रैली नहीं होगी, उस मामले में ये हम कह सकते हैं कि एनडीए के पास वर्चुअली पहुंचने का संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वो लालू के जो वोटर हैं या लालू के जो समर्थक हैं, एनडीए मतलब महागठबंधन के जो समर्थक हैं और एनडीए के जो समर्थक हैं, एनडीए के समर्थकों को, झारखंड इलेक्शन का हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि एनडीए के वोटर रघुवर दास के खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी थी कि वो बाहर नहीं निकले, और एक रघुवर दास के खिलाफ सरयू राय खड़े हुए जहां उनकी जातीय गोलबंदी का कोई आधार नहीं था, सब वहां वोट भी नहीं था उनका, और वो रघुवर दास को बुरी तरह से हरा दिए। और जबकि पूरा बीजेपी का पूरा मशीनरी झारखंड चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था, रिजल्ट वो सामने आया। ठीक है, बिहार में उस तरह के गठबंधन सामने में नहीं है, लेकिन जो ये वर्चुअली रैली के सहारे या मैन टू मैन करने की न जमशेदपुर जैसा कोई सीट है, हाँ, न जमशेदपुर जैसा कोई सीट है ये, और यहाँ न नीतीश चुनाव लड़ने वाले हैं न मोदी चुनाव लड़ने वाले हैं, जो वो स्थिति बनेगी कि चलिए भाई उस तरह का माहौल बनाया जा सकता है, न लालू यादव हैं चुनावी मैदान में कि वो स्थिति बने। ये आपको लगता है कि ये जब अगर रैली की स्थिति नहीं बनेगी तो जदयू जैसी पार्टी, जिनका अभी भी संगठन आधार गांव-गांव में उस तरीके से नहीं है, बीजेपी अपना संगठन का विस्तार, वो संगठन पे बहुत ज़्यादा काम करती भी है, हालांकि हाल के दिनों में जदयू ने भी काम किया है काफ़ी उस स्तर से, लेकिन बूथ स्तर तक जो मैनेजमेंट का तरीका मतलब बीजेपी के साथ है, और या फिर आरजेडी के साथ जो लोग हैं उनका है, उस तरीके से एग्रेसिवली बूथ पर मौजूद रहते हैं। और अगर अब जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से चुनाव होगा, क्या लगता है कि क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं, क्या हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में नीतीश कुमार जी के साथ कई मतलब प्लस पॉइंट हैं, जिसमें एक प्लस पॉइंट यह है कि झारखंड में रघुवर दास के खिलाफ एक
हेमंत सोरेन का चेहरा था, जो घूम रहा था, जो एक इशू उठा के चल रहा था, जिसने सवाल उठाया था कि झारखंड कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, हमारा जड़ जमीन जंगल का मामला कहाँ है। तो ये नीतीश कुमार जी का या एनडीए का ये सौभाग्य है कि बिहार में ऐसा कोई हेलो हाँ जी सर, आपकी बात आ रही है। हेलो कट गई है आवाज आपकी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये लाइन कटी हुई है। लगता है उनके टेलीफोन का मतलब मोबाइल का कनेक्शन कट गया। ये चीज़ देखिए, सवाल मेरा ये नहीं है कि झारखंड वाली स्थिति बनने का नेतृत्व नहीं है उस तरीके से, और ना ही वो जिस कमिटमेंट के साथ पिछले चुनाव में भी हेमंत सोरेन जितनी मजबूती से बीजेपी को अकेले खड़े होकर चुनौती दी थी, वो लग ही रहा था कि इस चुनाव में वो एक नए तरीके से अपने आप को डेवलप करके सामने लाएंगे। लेकिन बिहार में जिस इशू को लेकर हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रचार उस तरीके से नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का वो करिश्माई चेहरा जो चुनाव, जहां आज चुनाव जिस फेज में हो रहा है उसके ठीक बगल वाले कंस्टिट्यूंसी में आकर वो चुनाव प्रचार करते हैं, उसका एक अपना अलग इम्पैक्ट पड़ता है। फिर चुनाव के दौरान जो चीज़ें चलती हैं जिसके तहत, क्योंकि देखिए 4.5 साल या 4 वर्ष 11 महीने क्या हुआ वो, और 1 महीने में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो सुकांत जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो बिहार में चुनावी फिजा जो जिस तरीके की रही है कि आप 4 वर्ष 11 महीने में आप क्या किए हैं वो सारा कुछ अलग है। 1 महीने में जो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जो एक रणनीति बनाने की कोशिश होती है, वो इस वर्चुअल रैली के सहारे या जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की बात हो रही है उसमें तो संभव नहीं है। जैसे मोदी जी आते थे कि आज जिस कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है ठीक उसके बगल वाली कंस्टिट्यूंसी में वो भाषण देके जाते थे, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता था। ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। और संगठन की बात करें तो बीजेपी के पास संगठन है, गांव-गांव तक उन्होंने संगठन खड़ा रखा है। आरजेडी के पास दूसरे तरीके की मिलिटेंसी का संगठन है। तो ये चुनाव को अब किस तरीके से देख रहे, कैसा चुनाव होगा ये? देखिए, ये चुनाव तो वर्कर की ओर जा रहा फिर। हाँ, अब जो विधानसभा का चुनाव जो वर्करों से दूर होता जा रहा था, वह फिर वर्कर की तरफ भी जा रहा है, वह तकनीकी ढंग से परिपूर्ण भी होता जा रहा है। इसलिए तकनीकी ढंग से कि पिछले चुनाव में पहली बार वर्चुअल चुनाव हो रहा है, इन मतलब व्यावहारिक अर्थ में सारा काम वर्चुअल ही हो रहा, तो वो वर्चुअल चुनाव हो रहा है। तकनीक का पहली बार इस ढंग से व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये संयोग है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरू की गई थी तो 2 जगह उसका परीक्षण किया गया था, एक केरल में, एक बिहार में। बिहार में चंडी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर किया गया था, केरल में किसी बूथ पर ऐसे ही किया गया था। और वर्चुअल चुनाव की भी शुरुआत बिहार से हो रही है। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, मतलब अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या होगा, हैं? हाँ सही, हाँ, ये अच्छी बात एक, लेकिन होगा क्या कि वर्चुअल रैली से आप बहुत जगह नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी तो इंटरनेट की पहुंच पर हम लोग बात कर रहे थे। वो अगर वही हालत रहेगी तब थोड़ा मुश्किल है। और कार्यकर्ता के स्तर पर या बूथ के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है उसकी जो हैसियत है वो किसी पार्टी की नहीं है। लेकिन आरजेडी के पास एक दूसरी ताकत है, वह ताकत है उसके सामाजिक समीकरण की। उसका जो सामाजिक समीकरण है, वह जो सामाजिक आधार है, वह आधार अंध भक्त की तरह है। उसने मान लिया है कि उसके नेता के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको न्याय दिलाना है। उसने मान लिया है कि नीतीश कुमार जी की सरकार उसके पक्ष में नहीं है। उसने मान लिया है कि हमको अपना नेता को आगे करना है। तो यह जो उसकी मिलिटेंसी है, यह मिलिटेंसी और भारतीय जनता पार्टी के जो उसका अपना और अपने पितृ संगठन का जो कार्यकर्ता हैं उनकी बीच की लड़ाई होगी। और इसमें जनता दल हमको लगता है तीसरी स्थान पर रहेगा, मतलब तीसरी स्थिति में है। वो वर्चुअली पर ही ज़्यादा है और उसके हिसाब से वो ताकतवर है, ज़रूर ताकतवर है उस लिहाज से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चर्चा के दौरान हम कई तरह के आयामों पर चीज़ों को स्पष्ट करने की हमने कोशिश की है कि अगर वर्चुअल चुनाव होता है तो फिर चुनाव की क्या स्थिति बनेगी।
जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश हुई है सभी पार्टियों के द्वारा, इस बार तो पूरी ताकत कार्यकर्ताओं के भरोसे ही आप प्राप्त कर सकते हैं। नेता इस बार पूरी तौर पर कार्यकर्ताओं के भरोसे रहेंगे। हर हाथ में मोबाइल जरूर है, लेकिन आपकी बात उन तक मोबाइल धारक सुने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषण में तो लोग हेलीकॉप्टर देखने भी चले जाते हैं, और 3-3, 4-4 अगर हेलीकॉप्टर आ जाए तो आसपास के गांव के भी लोग चले आते हैं, लेकिन यहाँ तो हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देगा। तो वो जो हेलीकॉप्टर देखने वाले जो जमात हैं, जिसके सहारे नेता अपने मैसेज को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, वो इस बार तो होगा नहीं। तो कई तरह के बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे। और अब देखना यह है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब इलेक्शन कमीशन के बाद सामने आने के बाद कि भाई गाइडलाइन जारी करने के बाद संभावनाएं बढ़ी हैं कि हाँ चुनाव निर्धारित समय पे होगा, और अगर चुनाव होगा तो उसको लेकर क्या सियासती बिसात बिछाने की कोशिश हो रही है, आज हम उसी पर चर्चा किए। और फिर हमारी मुलाकात आपको सोमवार को होगी इसी तरीके के राजनीतिक विषयों को लेकर, जिस पर सियासत साधने की कोशिश हो रही है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।